आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम आज नए टॉपिक के साथ चल रहे हैं। इसमें है बीए बीएससी 5 है, ज्योग्राफी पेपर 5 है, भौतिक भूगोल यूनिट है 5। यूनिट 5 के अंदर टॉपिक है हिमानीकरण शिलाकृति। हिमानीकरण इसमें मैंने पहले आपको नदी के द्वारा बनने वाली शिलाकृतियां, नदी के द्वारा बनने वाली शिलाकृतियां, पवन के द्वारा बनने वाली शिलाकृतियां तथा काष्ठ प्रदेशों के द्वारा यानी भूमिगत जल और काष्ठ प्रदेश से बनने वाली शिलाकृतियां, तीन के बारे में बता चुका। हमेशा परीक्षा के अंदर हमेशा इन शिलाकृतियों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी नदी की शिलाकृति पूछी जाती है तो कभी जल से बनने वाली शिलाकृति पूछी जाती है। काष्ठ प्रदेश और भूमिगत जल होता है उससे बनने वाली शिलाकृति के बारे में पूछा जाता है तथा कभी हिमानीकरण पूछा जाता है तथा कभी पवन से बनने वाली शिलाकृति पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस यानी वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे हिमनद से उत्पन्न होने वाली अपरदनात्मक व निक्षेपात्मक शिलाकृतियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखो पहले सर्वप्रथम हम परिचय की बात करते हैं। परिचय इसके अंदर है अपरदन के अन्य जो कारक है सरिता, पवन, भूमिगत जल, सागरी तरंग आदि के समान ही हिमनद भी कुछ भूपृष्ठ पर समतल स्थापन के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो इसके द्वारा हिम क्षेत्रों की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। ध्रुवों के पास हिम रेखा प्राय सागर तल के बराबर होती है। तो हिम नद के अलग अलग प्रकार होते हैं। हिम टोपियां भी कह सकते हैं, महाद्वीपीय हिमनद भी होते हैं, गिरिपथ हिमनद भी होते हैं, हिमालय पर्वत हिमनद होते हैं तथा इनका फिर गतिशील होना हिमनद का देखो अपरदनात्मक पहले। ठीक है, इस प्रकार से अब हिमनद का अपरदनात्मक कार्य अनेक रूपों में। ये तो हो गया परिचय के बारे में। दोबारा अपरदनात्मक जो कार्य है वो देखो, हिमनद का अपरदनात्मक कार्य अनेक रूपों में संपन्न होता है। इसके प्रमुख अपघटन, उत्पाटन, अपघटन, उत्पाटन आदि है। यदि हिमनद का निम्न होता है तो उसमें अपरदन सामर्थ्य नहीं के बराबर होता है, परंतु उसमें छोटे छोटे कण या कुछ हिमनद के तली के किनारों पर तो वो अपघटित होता है। उस क्रिया को हम अपघटन कहते हैं। जब कई प्रकार की दहाइयां बन जाती हैं तो ये दहाइयां अपघटन की परिचयिका होती है। उत्पाटन क्रिया उखाड़ना या हटाना में हिमनद चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़कर उन्हें अपने साथ लेकर जाता है। यानी वो वर्षा के कारण या किसी कारण से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर टूटकर चली जाती है। अब बात करते हैं हम इसके अपरदनात्मक स्थल से कौन कौन से हैं। अपरदनात्मक शिलाकृतियां तो नंबर 5 है, वो है यू आकार की कहा। नंबर 5 है यू आकार की गाठी। तुम्हें इनको सभी को पहले एक में लिख देता हूं आपके। दूसरा है लटकती धागा, थर्ड है वो है सर्प या निम्नगवर, फोर्थ है टॉर्च। पहले आप इनके नाम लिख लीजिए सभी के। पांचवा है अरे,
अरेख या इसको बोलते हैं तीक्ष्ण कटक। तीक्ष्ण कटक। छठा है हॉर्न या गिरी ड्रम भी बोलते हैं इसे, हॉर्न या गिरी ड्रम। हॉर्न या गिरी ड्रम भी बोलते हैं। अगला है नुनाटक। श्रम कुछ। शरण कुछ। अगला है रोज मुटोने। नौवा है रोज मुटोने। भेड़ की ट्रेन कहते हैं। हिमसोवान। फियोर्ड। फियोर्ड। तो ये थी अपरदनात्मक कलाकृतियां किसी निम्नक के द्वारा। अपरदनात्मक कलाकृतियां, ठीक है, आप इसको सारी चीज मैं एक एक को लेकर समझाता रहूंगा। तो नंबर 5 इनको उदाहरण पर 2-3 सेकंड का टाइम है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला लेता है यू आकार की गांठ। नंबर 5 है वो है यू आकार की गांठ। पर्वतीय भागों में घाटी हिमनद में ऐसी गांठें से होकर प्रभावित होती है जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं तथा तनी सपाट तथा चौरस होती है। हिमनद की ये घाटियां अंग्रेजी के भी अक्षर से मिलती है, इसी आधार पर इन्हें यू आकार की घाटियां कहते हैं। घाटी के अंतर्गत परिस्थितियां पूर्ण रूप से यू आकार की नहीं होती है। कभी कभी इन घाटियों की सारी घाटियां ऊपर लटकती रहती है। इस तरह लटकती घाटियां वाली मुख्य घाटी लटकती घाटी यू आकार की घाटी कहते हैं। पर्वतीय उच्च भागों में हिमनद अपनी कोई नवीन घाटी का स्वयं निर्माण नहीं करता है, अपितु पहले से ही नदियों द्वारा निर्मित घाटी का परिवर्तित या संशोधित रूप होता है। हिमनद के अपकर्षण तथा उत्पाटन की क्रियाओं द्वारा ये घाटियां जिनसे होकर हिमनद प्रभावित होता है कट कर चौड़ी होती रहती है तथा उनके किनारे लंबवत होते रहते हैं। यानी कोई हिमनद है वो जाती रहती है, उनके किनारे घर्षण के द्वारा बिल्कुल से निकलते रहते हैं और एक तरह से इनका रूप जो अंग्रेजी यू आकार है उसके रूप में हो जाता है। ये पर्टिकुलर पहले से नहीं होता है, ये धीरे धीरे जैसे ही कोई नदियां पहले से खुलती हैं उनके आकार में इस प्रकार का बन जाता है। यदि सेल असमान अवरोध वाली हो तो घाटी की किनारी शोभनाकार हो जाती है और यू आकार की घाटी का निर्माण के सिलसिले में पर्याप्त कई तरह के मतभेद हो जाते हैं कि अलग अलग ये एक अवस्था विशेष रूप में होती है। तो अगर हम इसका डायग्राम के रूप में देखें इसको बनाने के लिए देखें, तो इस प्रकार से
इस प्रकार से ये हिमनद निकलता है। ठीक है, तो ये हो गई यू आकार की गांठ। इस प्रकार से इसका डायग्राम है। तो ये हो गई यू आकार की गांठ। ठीक है, इसके बाद सेकंड चलते हैं, वो है लटकती गांठ। आपने उतार लिया होगा, इसका डायग्राम भी बना लिया होगा साथ ही साथ। लटकती गांठ, जब हिमनद की मुख्य गांठी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक गांठियां गांठे के तल अधिक ऊंचे होते हैं तो सहायक गांठियां मुख्य गांठियां का लटकती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण से उन्हें लटकती गांठियां या निलंबित गांठियां या बहिर्लंबी गांठियां कहते हैं। जिनके पिघलने जाने पर जब इन लटकती गांठियों से जल निचली गांठों में गिरता है तो प्रपात का निर्माण होता है, यानी जल प्रपात का निर्माण होता है। इस कारण लटकती गांठियों को पटनाभी गांठियां भी कहते हैं। लटकती गांठी के निर्माण की विषय में दो मत प्रचलित है। प्रथम पद के अनुसार इनका निर्माण पूर्व हिमानी अपरदन के कारण होता है। तो देखो, ये लटकती गांठी किस प्रकार से बता सकते हैं कि ये मुख्य गांठी मान लो, ये पहले से ही क्या है, गांठी निर्मित हो रही है। इसका निर्माण पहले से हो रखा है। इसके ऊपर मुख्य गांठी की बात है। इस प्रकार की ऊंचाई है, ये गिरिपथ वाले क्षेत्र में रहती है। ये मानव पर्वतीय क्षेत्र है, ये इसके आधार पर होती है यहाँ पे गिरिपथ वाले क्षेत्र में। तो ये हो गई मुख्य गांठी, और ये ऊंचाई पर रहती है ये गांठी, तो ये हो जाती है लटकती हुई गांठी। अब यहाँ पे ये मुंह आगे तक रहती है तो इसको क्या बोल देते हैं, लटकती गांठी। तो ये ऊंचाई से देखने पर हमें ये प्रतीत होती है कि ये गांठी लटकती हुई है। और जब इनमें हिमनद का जल है वो पिघल कर बहने लग जाता है तो जल प्रपात का निर्माण करने लग जाती है, जल प्रपाती गांठी भी बोल जाते हैं। आप देखो है तरह या हिम गिवन। नंबर थर्ड है थर्ड, या इसको बोल सकते हैं ना हिमगवर। पर्वतीय क्षेत्रों में गांठी हिमनद द्वारा उत्पन्न शीतल रूपों से गर्भ सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है तथा यह प्राय प्रत्येक हिमानीकृत पर्वतीय भाग में मिलता है। गर्भ नदी की गांठी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवर्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है, जिसका पार्श्व या किनारे बड़े ढाल वाला होता है। देखने पर अर्धगोल रंगमंच के समान लगते हैं। सड़क का आकार गहरी सीट वाली आराम कुर्सी से मिलता जुलता है। सड़क पराई हिम में भरे रहते हैं, इसी कारण से हिमगवर या हिमागार या हिमग्रत कहते हैं। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि सड़क सदैव हिम से भरे हुए रहते हैं। हिम में पिघल जाने पर ये खुले ग्रत के रूप में होते हैं, जिनमें कभी कभी जल भर जाने से झील का निर्माण होता है। तो सड़क को विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से पहचानते हैं, जैसे कोरेन, कर, जेमी, कवर आदि नामों से
इसको आकार की दृष्टि से सड़क में पर्याप्त विविधता होती है। यहाँ कारण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूपों में इसको बताया गया है। साधारण सड़क, मिश्र सड़क, तो लटकते सड़क तथा तो इस प्रकार से हिमनद के प्रवाह को बता देते हैं। इस प्रकार से बनना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो है हिमनद जमा होता है इस प्रकार से। एक चाप नुमा ये ब्रह्म श्रुंड कहलाता है। ये इसमें हिमनद जो है वो बढ़ा रहता है और कभी कभी बिगड़ भी जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया सड़क या हिमडोल। इसके विभिन्न रूप होते हैं। तो ये होगी इसकी दीवार यहाँ पे, सर ये हो गया तल। ठीक है, ये आप बना लो। अब अगला लेते हैं तौर। अब देखो इनके निर्माण में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है। आपको बुक देखोगे तो कुछ डिफरेंट आपको दिखाई देगा कि सड़क के निर्माण के अंदर कई तरह की विवाद स्थितियां उत्पन्न। सड़क की बेसिस से अधिक हिम के दबाव तथा हिम की अधिक गहराई के कारण चट्टानी तली में अपरदन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। इस तरह सड़क की बेसिस में एक तेल बेसिस का निर्माण होता है। जब हिम पिघल कर एब्रेसिव हो जाते हैं, इस तेल बेसिस में जल बढ़ जाता है जिससे एक छोटी झील का निर्माण होता है। इस झील को सड़क झील या टॉर कहा जाता है। तो ये सड़क बेसिस से ही है। सड़क बेसिस में अधिक हिम दबाव के कारण वो पिघल जाती है और वो एक तरह से पूरी रूप से एक क्रोन का निर्माण कर देती है। ठीक है, ये हो गया क्रोन। अब बात करते हैं अरेट। अरेट या मिश्रण कटक भी बोलते हैं। अरेट या मिश्रण कटक पर्वतीय भागों में जब किसी पहाड़ के दोनों ओर अर्धवर्ताकार सड़क एक दूसरे की ओर सरकने लगती है तो उनके मध्य का भाग अपठित होकर नुकीला हो जाता है और धीरे धीरे पूर्ण विकसित घाटी का पूर्ण विकसित चोटी का निर्माण होता है जिसके ऊपरी भाग में अत्यधिक नुकीला होता है। इसका आकार कंघी या आरे के दांती के समान होता है। इस तरह के नुकीले तीक्ष्ण कटक को अरेट या अरेटी कहते हैं। आंग्ल भाषा में अरेटी को सिरेट कटक कहते हैं। सिरेटी का निर्माण प्राय दो आसान सड़क के गहरे होकर नीचे हटने से माना जाता है। हॉब्स का सिद्धांत भी इस विचारधारा के समर्थन को प्राप्त है, परंतु उलरिच तथा मार्गन के अनुसार सड़क अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। चोटियों का पतला होना या नुकीला होना सड़क के पीछे तय करना वरन अपक्षय की घटना के द्वारा सामान्य होता है। तो ये अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों पर अलग तरह से देखे जाते हैं। तो ये था भारत। अब है अरेट हो गया। अब अनमोल और ये क्या गिरीश रंग भी बोलते हैं।
हॉल। जब किसी पहाड़ी के पास, यानी एक मुख्य प्रकार से हम बोल सकते हैं इसको कि इस प्रकार से एक पहाड़ी दोनों तरफ से अपवर्तित होती है और ये नुकीला सिरा दिखाई देता है। या साथ ही साथ बना लीजिए। जब किसी पहाड़ी आगे डायग्राम में बता दिया है तो ये क्या करेगा, जब किसी पहाड़ी के पास यानी अगल बगल दोनों तरफ से कई सड़क बन जाते हैं तथा जब निरंतर अनुकर्षण द्वारा पीछे हटे जाते हैं तो उनके मिल जाने पर एक पिरामिड के आकार में एक चोटी का निर्माण हो जाता है। इस तरह की नुकीली चोटी को हॉर्न या पीली तरंग कहते हैं। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर स्थित मैटरहॉर्न इसका प्रमुख उदाहरण है। जब एक पहाड़ी के दोनों ओर सड़क विकसित होकर मिल जाते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है। इस तरह की इमारत को कॉल या हिमानी दर्रा भी कहते हैं और सड़क पर हिमानी दर्रा निर्मित अनेक कॉल मिलते हैं। अब है ये हो गया वर्ग, आपने डायग्राम बना लिया होगा। एक पहाड़ी के दोनों तरफ बर्फ बनी रहती है, वो धीरे धीरे निकल जाती है, हॉर्न का वो आपके सामने नजर है। अब है अगला नूनाटक। विस्तृत हिम क्षेत्र या हिमनदों के बीच ऊंचे ऊंचे टीले जो कि चारों तरफ से हिम से घिरे रहते हैं, नूनाटक कहे जाते हैं। नूनाटक हिम क्षेत्र या हिमनद की विशाल हिमराशि के बीच बिखरे हुए द्वीप के समान लगते हैं। इसी कारण नूनाटक को हिमानंतर द्वीप भी कहते हैं। हिमनद द्वारा क्षेत्रीय अपरदन के फलस्वरूप तथा तुषार क्रिया तथा घर्षण द्वारा अपवर्तित होकर नूनाटक छोटा सा हो जाता है। अधिक अपरदन के बाद नूनाटक अवशेष से मात्र ही रह जाते हैं। कभी कभी घर्षण तथा अपरदन के कारण नूनाटक गैसकर पूर्णतः विलीन भी हो जाते हैं। यानी ये अपरदन के रूप में छोटे छोटे रूप में तेलों पर पाए जाते हैं, यानी द्रव के रूप में कहा जाता है नूनाटक। अब चरण पुंज देखो। चरण पुंज अब इसमें दो स्थितियां उत्पन्न होती है। देखो डायग्राम बनाने के लिए तो ये तो कहलाता है पुंज और ये कहलाता है इसका चरण।
ठीक है, या डायग्राम लिखिए, बना लीजिए। जब किसी हिम प्रभावित स्थल भाग में बेताल की ज्वालामुखी फलक ऊपर गांठ के रूप में निकला हुआ रहता है तो जिस ओर से हिमनद आता है उस ओर फलक या बेताल के उठे हुए भाग पर स्थित मुलायम मिट्टी का हिमनद द्वारा वर्णित हो जाना तथा ढाल उबड़ खाबड़ तथा खड़ा हो जाता है। ढाल के होकर हिमनद जब बेताल के उठे भाग या फलक को पार करके दूसरी ओर उतरने लगता है तो फलक के साथ संलग्न दूसरी ओर मुलायम तेल का कम अपवर्तन होता है, क्योंकि हिमनद द्वारा यह पर तेल के संरक्षण प्राप्त हो जाता है। इस कारण क्योंकि हिमनद द्वारा यहाँ पर तेल को संरक्षण प्राप्त हो जाता है, इस कारण दूसरी ओर का ढाल हल्का तथा मंद हो जाता है। यह हल्का ढाल दूर तक विस्तृत रहता है। बेताल की कीपा तरल के पीछे संलग्न एक लंबी पूंछ के समान लगता है। इस तरह बेताल का फलक वाले ऊंचे भाग को तरल तथा उसके पीछे वाले भाग को पूंछ कहा जाता है। यानी दूसरे रूप से यहाँ से उतरता है वो दूसरी भाग क्या होता है, एक तरफ से उसका अपवर्तन हो जाता है तो दूसरी तरफ ये क्या हो जाता है, तेल उसको हिमनद का संरक्षण प्राप्त कर देता है। तो इससे तरल और पूंछ का निर्माण हो जाता है। यह आपने बना लिया होगा। अगला बेड फीट दिलाया और बेड फीट तेल या इसको बोलते हैं क्रॉस ग्लूटेन। देखो इसके डायग्राम के रूप में देखा जाता है, इस प्रकार से बनी रचनाएं होती हैं। यहाँ पे एक तरफ होगा मंद ढाल, इस तरफ होगा मंद ढाल तथा यहाँ पे होगा क्या होगा, तीव्र ढाल, तीव्र ढाल। ठीक है, बेड फीट तेल या क्रॉस ग्लूटेन। अब देखो हिमालयकृत क्षेत्रों में कुछ ही ऐसे हिम अपवर्तित शिलाएं होती है जो कि दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होती है मानो कोमल ऊन वाली भेड़ बेटी। सन 1804 ईस्वी में सौतर महोदय ने इस प्रकार के कीड़ों को रोज मुडेनो नाम प्रदान किया। हिंदी में इसे मेषशिला या भेड़ फीट तेल भी कहते हैं। हिमनद जब आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग में कभी कभी कठोर चट्टानों के टीले पड़ जाते हैं। ये टीले हिमनद के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, परंतु हिमनद अपने अपकर्षण द्वारा इन टीलों को अपवर्तित होकर अपने अलग मार्ग बना लेता है। इन टीलों पर जिस ओर से हिमनद बढ़ते हैं उस ओर हिमनद के अपकर्षण द्वारा टीले का भाग घर्षित होकर टिकना वह हल्के ढाल वाला हो जाता है तथा हल्के ढाल के सारे हिमनद आसानी से टीले पर चढ़ जाता है, परंतु दूसरी ओर उतरते समय हिमनद अपवर्तन कम हो जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि उतरते समय हिमनद या शिलाखंड संपर्क तेल बहुत ही कम रह जाता है। दूसरी तरफ का उत्पादन द्वारा समोच्च बढ़ जाते हैं, इससे ढाल तीव्र हो जाता है, परंतु ऊबड़ खाबड़ इस तरह की चट्टान टीले का हिमनद के समान भाग मंद ढाल वाला होता है, दूसरा ढाल तीव्र होता है। इस तरह टीले को भेड़ की पीठ तेल भी कहते हैं। अब है अगला हिम सोपान। यह आपने बना लिया होगा। इसमें हिमनद हिम की ढाल है, हिमनद की दिशा, हिमनद की दिशा क्यों रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मंद होता है इसमें चढ़ जाता है, फिर टी को डाल जाता है, यहाँ पे उत्पादन की ऐसी बढ़कर होकर नीचे। ठीक है,
अब अगला है हिम सोपान। हिम सोपान इस प्रकार से इस प्रकार से हिम सोपान हो गया। गाठी हिमनद के अपरदन द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सड़क के बाद शुरुआती चित्ताकर्षण किंतु आश्चर्य चकित करने वाला इस तरह से निर्मित निमोड को मध्यवर्ती या मध्यस्थ निमोड कहते हैं। मध्यस्थ निमोड की पहचान करना प्राय कठिन होता है, परंतु जहाँ पर इनका पूर्ण से विकास हो जाता है वहाँ पर गाठी के मध्य में उठे हुए कटक के रूप में ये सरलता से पहचान लिए जाते हैं। इसमें तलीय या तटस्थ हिमोद होते हैं। अब है ड्रम। ड्रम लील पहले आपको डायग्राम बना देते हैं। ये तो हो गया आधार पे, और ये हो गया ऊपर टिली। और हिमनद की दिशा कैसे रहेगी? हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित रूपों में ड्रमलीन गोलाकार मट्टिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। ड्रमलीन का ढाल असमान होता है। हिमनद के मुख की ओर का भाग बड़े ढाल वाला तथा खुरदरा होता है, परंतु दूसरा भाग तो मध्य ढाल वाला होता है। ड्रमलीन की अक्सर रेखा सामान्य रूप से हिमनद की दिशा के समानांतर होती है। आकार तथा विस्तार में ड्रमलीन पर्याप्त अंतर होता है। इसकी ऊंचाई 60 से 40 मीटर तक तथा कभी कभी 7 से 100 मीटर तक की होती है। लंबाई में ड्रमलीन 8 मीटर से 32 किलोमीटर तक होते हैं। ड्रमलीन की संरचना मुख्य रूप से गोलाकार मट्टिका के रूप में होती है। इनके मध्य छोटे छोटे गड्ढे तथा बेसिन पाए जाते हैं। इसे ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ड्रमलीन बहुत में छोटे छोटे जो पत्थर रूपा पाए जाते हैं। विस्कॉन्सिन तथा कास्ट में इस प्रकार की जो न्यूयॉर्क है और फिनलैंड में इस तरह की स्थलाकृति देखने को मिलती है वहां पे ड्रमलीन पत्थर। अब बात करते हैं एक्टर, हिमालयी जलोढ़ निक्षेप द्वारा बनने वाली स्थलाकृति।
ये ड्रम लीफ ये अपरदनात्मक न होकर निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। आप यहाँ पे लिखो निक्षेपात्मक स्थलाकृति। ये ड्रम लीफ निकले वाले। अब इसमें जियोड रह गया, अब है हिमोइड। फर्स्ट हो गई ड्रम लीफ और सेकंड है प्रोडक्ट जियोड। प्योर क्या हिमोइड। हिमनद अपने साथ भारी कणों वाले पदार्थों को लेकर बड़े बड़े तेल खंडों का परिवहन करता है। इन पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता है तो इनका निक्षेप हो जाता है। हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को हिमोइड कहते हैं। जिसे तिल की मात्रा सर्वाधिक होती है। हिमोइड का निक्षेप हिमनद के विभिन्न भागों में होता है। हिमोइड तिल के जमाव से निर्मित शीतल रूपों में होता है, लगभग 2 फीट या उससे भी ऊंचा होता है। हिमोइड लंबे घटक के रूप में निक्षेपित होते हैं। हिमोइड का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो ये घटक के रूप में इस प्रकार से पर्वतों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको मिलेंगे कि ये पर्वत का मुख्य आधारी भाग हो जाता है, मुख्य घाटी हिमनद हो जाता है और इसके ऊपर इस प्रकार से बड़े बड़े घटक के रूप में पाए जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे अपन हिमोइड कहेंगे। अब इसके बाद में है एस्कर। एस्कर हिमालयी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित शीतल रूपों में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे चक्रे कम चौड़े तथा सर्पिलाकार लहरदार घटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। एस्कर का निर्माण घाटी में पहाड़ी दलदल निचले भाग तथा सभी के ऊपर होता है। एस्कर के निर्माण में ऊर्जावत की असमानता का प्रभाव नहीं होता है। इस तरह कहीं कहीं पर एस्कर ढाल के सहारे ऊंचे होते हैं तो कहीं पर नीचे उतरते हैं। एस्कर का विस्तार हिमनद तथा जल धारा की दिशा के समानांतर होता है। एस्कर प्राय लगातार अधिक लंबाई में फैले रहते हैं, परंतु कभी कभी इनका विस्तार विषम रूप में होता है। इसकी ऊंचाई 60 से 200 मीटर तक होती है तथा ऊंचाई कहीं 2 मीटर से कहीं 2 किलोमीटर तक देखी जाती है। कभी कभी इनकी लंबाई 32 किलोमीटर वाली एस्कर भी देखने को मिलती है। देखो मालाकार एस्कर देखो इस प्रकार से इस प्रकार की एस्कर ये वाली संरचना पाई जाती है। तो ये हो गए एस्कर। अब बात करते हैं अपन केन की। या आपने बता दिया होगा हिमनद के अगल भाग पर हिम के पिघलने के कारण कुछ मलबा का निक्षेप ढेर के रूप में या टीले के रूप में हो जाता है। इस तरह के टीलों को केन कहा जाता है। केन के किनारे तीव्र ढाल वाले होते
करेंगे केम। तो इस प्रकार की तो ये वाली संरचना बन जाती है जैसे, तो यहाँ पे निम्न प्रवाहिता है और ये जैसे कठोर संरचना बन जाती है, इसे केम कहेंगे। अगला है वो है केटिल या हमक। केटिल या हमक। केम के विपरीत केटिल गरज होते हैं। हिम के बड़े बड़े टुकड़ों के पिघल जाने पर केटिल का निर्माण होता है। केटिल के मध्य में कई छोटे छोटे टीले होते हैं जिन्हें हमक कहते हैं। इन टीलों का निर्माण प्राय केम के समान ही होता है। इनकी संरचना पार्श्विक तथा तटस्थ मोड के समान ही होती है। ठीक है, ये हो गया। अब अपरदनात्मक इस आकृति में एक रह गया था, वो है फ्योर्ड। अपरदनात्मक में एक रह गया था, फ्योर्ड। फ्योर्ड उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमालयग्रस्त घाटियों को फ्योर्ड कहा जाता है। फ्योर्ड एक प्रकार का तट या तथा किनारा होता है। फ्योर्ड दोनों गोलार्धों में मिलते हैं, परंतु ये मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, चिली, अलास्का, ब्रिटेन, कोलंबिया, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, नॉर्वे आदि में अधिकतम से मिलते हैं। फ्योर्ड गहरे जल के सागरीय भाग होते हैं जिनकी दीवारें कड़ी ढाल वाली होती है तथा इनके अनेक सहायक घटक की घाटियां मिलती है। फ्योर्ड के किनारे के पास वायु स्तर की ओर अधिक गहरा होता है तथा सागर की ओर कुछ दूर जाने पर उतला हो जाता है। इसके बाद सागर पुनः गहरा होने लगता है। इस तरह फ्योर्ड तथा सागर के मध्य एक उतला भाग होता है जिसे फ्योर्ड का चोपटा कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह चोपटा जलमग्न के अंतिम मोड़ का ही होता है। यदि किसी कारण से सागर तल इतना नीचा हो जाए कि फ्योर्ड का चोपटा सागर तल के ऊपर आ जाए तो फ्योर्ड का संपर्क सागर से समाप्त हो जाएगा और तथा फ्योर्ड का एकमात्र फिडमेंट झील कहा जा सकता है। फ्योर्ड के निर्माण के विषय में कई अलग अलग प्रोस्पेक्ट विपरीत घटनाएं चलती रहती है। ठीक है, ये तो हो गए फ्योर्ड। ठीक है, अब ये तो के उत्पन्न होने वाले अपरदनात्मक और श्रृंखला करते विशेष की आपको पहले ही बता दिया है। अलग अलग ग्रुपों में मैंने बताया कि इसमें 3-4 सेक्शन बनते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। वहाँ तक के लिए धन्यवाद। आप साथ में शॉर्ट नोट बनाते रहिए, उसकी डायग्राम में जहाँ पे डायग्राम बनाओ, जहाँ पे मानचित्र है। फिजिकल में हमेशा की तरह और इसको थोड़ा गहराई से समझोगे तो आपकी हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।